जो एडवांस रूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से वो ये ना जीएसटी की एक वो विंडो है जहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है, ठीक है, किसी टैक्स प्रोविजन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि किसी किसी भी चीज किसी भी पर्टिकुलर जीएसटी के अंदर देखो बहुत सारे प्रोविजन है और उन सारे प्रोविजन के अंदर किसी एक चीज के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे आपको वैल्यूएशन समझ में नहीं आ रही या फिर आपको जीएसटी का रेट समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई भी एनी अदर एक्टिविटी हो सकती है जो आपको समझ में नहीं आ रही कि ये टैक्सेबल होगी या नहीं टैक्सेबल होगी, तो उस केस में आप एडवांस रूलिंग का सपोर्ट ले सकते हो। तो जी एक तरह से ये एक हेल्प डेस्क है। जैसे हर एक उसका क्या कहते हैं, एक डिपार्टमेंट का हेल्प डेस्क होता है ना, जो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसी उसी की तरह एडवांस रूलिंग भी एक हेल्प डेस्क है। तो अगर कोई टैक्स पेयर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो अगर कोई टैक्स पेयर कंफ्यूज है और अनसर्टन है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहते हैं कि कोई भी प्रोविजन, जीएसटी का कोई भी प्रोविजन से रिलेटेड अगर वो अनसर्टन है तो उस केस के अंदर वो क्या कर सकता है, वो एडवांस रूलिंग का सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है, व्हेन टैक्स पेयर इज कंफ्यूज्ड एंड अनसर्टन अबाउट सर्टेन प्रोविजन, ठीक है, उस केस में एडवांस रूलिंग इज रिक्वेस्टेड। तो एडवांस रूलिंग के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक तरह से एडवांस रूलिंग का मतलब क्या हो गया कि मेरे बिजनेस पे आप एडवांस रूलिंग कर दो, एडवांस में ही रूलिंग कर दो। रूलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जो किंग्स होते थे, जो पुराने टाइम पे जो किंग्स होते थे वो रूल करते थे ना, तो उसी तरह से वो कह रहा है कि एडवांस में ही आप रूल कर दो, यानी मुझे बता दो कि मेरे बिजनेस का क्या मैटर रहेगा, कैसा कैसे कौन सी चीजें टैक्सेबल रहेंगी, कौन सी चीजें नहीं टैक्सेबल रहेंगी, तो मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही। तो उस केस में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो जीएसटी डिपार्टमेंट से। और किससे, अब जीएसटी डिपार्टमेंट तो बड़ा डिपार्टमेंट है ना, बट उसमें कहां पे जाओगे आप, एडवांस रूलिंग में जाओगे आप, ठीक है, एडवांस रूलिंग से रिक्वेस्ट करोगे आप। तो एडवांस रूलिंग क्या करेंगे, आपको इंटरप्रिटेशन बताएंगे उस लॉ का। जैसे किसी लॉ, अब देखो मैं तो आपको लॉ समझा रहा हूं, जैसे सप्लाई का चैप्टर है, अगर आप सप्लाई का चैप्टर खुद पढ़ने जाओगे, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज को खुद समझने जाओगे तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। या फिर आप सेक्शन 15 जो वैल्यूएशन का जो चैप्टर है, या फिर सेक्शन 22 जो रजिस्ट्रेशन का है, अगर आप खुद रीड करने जाओगे तो हो सकता है कि आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाओ, ठीक है, उसको 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 समझ ना पाओ, क्योंकि वो लॉ की लैंग्वेज में लिखा होगा, ठीक है। तो उस केस में एडवांस रूलिंग क्या करता है, उस लॉ को क्या करता है, वो रिटन इंटरप्रिटेशन देता है उसका। मतलब अब एडवांस रूलिंग ये नहीं है कि आप कॉल सेंटर एक तरह से आप फोन पे बात करोगे, नहीं, आप अपनी जो क्वेरीज हैं उसको एक फॉर्म होता है, इसका मैं फॉर्म बताऊंगा अभी, उसका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर आप अपनी क्वेरीज को बता दोगे, मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आ रही, तो फिर एडवांस रूलिंग का जो एडवांस रूलिंग वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है, कि ये देखो इसमें इस सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है, और उसको मतलब इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। तो बस एडवांस रूलिंग का बस कॉन्सेप्ट ही सिर्फ इतना ही है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एज पर जीएसटी द एडवांस रूलिंग इज अ रिटन डिसीजन। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो गिने चुने कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर तो हर एक कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट बोलते रहते हैं, मैं आपको पेपर दिखा दूंगा, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर देख लेना, ये गिने चुने कुछ टॉपिक हैं और वही टॉपिक एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब एडवांस रूलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो 5 मार्क्स के लिए आ जाता है, जो शॉर्ट मार्क्स के लिए होता है ना, शॉर्ट मार्क्स के लिए आ जाता है एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट। तो शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर आपका 5 मार्क्स के लिए आता है, एडवांस रूलिंग का पूछा जाता है, और ये हमेशा ही पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कि अगर आप इग्नोर करोगे तो यू विल लूज 5 मार्क्स, ठीक है। तो एडवांस रूलिंग इज अ रिटन डिसीजन बाय द टैक्स अथॉरिटी। तो टैक्स अथॉरिटी क्या कर रही है, एडवांस में ही आपको अपना डिसीजन बता रही है, ठीक है, टू एन एप्लीकेंट ऑन द क्वेश्चंस। देखो किसको बता रही है, एप्लीकेंट को। जिस एप्लीकेंट ने, जैसे आपने अगर कोई क्वेरी पूछी है उनसे, तो आपको पहले से ही आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ऑन क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
तो इन शॉर्ट क्या है, एडवांस रूलिंग क्या है, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लो तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहां से लेके अगर आप यहां तक की लाइन पढ़ लो तो आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एडवांस रूलिंग क्या है क्या। तो एडवांस रूलिंग इज अ रिटन डिसीजन। उसमें क्या होता है कि टैक्स अथॉरिटी अपना रिटन डिसीजन देती है। किसको देती है, एप्लीकेंट को। किस चीज के लिए, क्वेश्चंस के लिए। जो एप्लीकेंट ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उसको सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड या सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसके अंदर और भी क्वेश्चन एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, जैसे एक शेड्यूल 2 था सप्लाई के अंदर। शेड्यूल 2 बताता है कि कौन कौन से गुड्स माने जाते हैं, कौन कौन से सर्विसेज मानी जाती हैं, ठीक है। अब उसके अंदर अगर आप शेड्यूल 2 याद करोगे तो शेड्यूल 2 के अंदर अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, शेड्यूल 2 देखता हूं किसको कितना याद है, मेरे को बताओ। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक केस स्टडी पूछता हूं आपसे, तो मुझे बताना, बस आपको इतना बताना है कि वो सर्विस है या गुड्स है, इसको सर्विस माना जाएगा या गुड्स माना जाएगा, मुझे इतना बताना बस। मैं आपसे, चलो मैं ड्रॉ करके बताता हूं। लेट्स से मिस्टर आर के, इन्होंने क्या किया, मिस्टर आर के ने क्या किया, इन्होंने ना, इनका एक इंस्टीट्यूट है, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं, इनका क्या है, हम मेन क्रक्स लिख लेते हैं, इनका एक ना इंस्टीट्यूट है, ठीक है। मिस्टर आर के का इंस्टीट्यूट है एक, और वहां पे ना कम से कम 15 कंप्यूटर्स हैं, और उन कंप्यूटर्स में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर्स में बात करें, तो उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो लगा हुआ है i3, ठीक है। बट मिस्टर आर के क्या चाहते हैं, मिस्टर आर के चाहते हैं कि वो अपग्रेड करवा लें, वो अपग्रेड करवा लें प्रोसेसर को, किस में, जो लेटेस्ट जो चल रहा है i7 में वो अपग्रेड करवाना चाहते हैं। वो जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है i3 का, वो चाहते हैं कि जो प्रोसेसर है वो अपग्रेड हो जाए, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, i3 की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि जो प्रोसेसर है ना वो अपग्रेड हो जाए। तो अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, अभी क्वेश्चन समझ में आया, इतना क्वेश्चन समझ में आया आपको कि मैं क्या पूछ रहा हूं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया किससे, अब वो खुद तो करेंगे नहीं, उनको थोड़ी पता है, वो टेक्निकल बंदे थोड़ी हैं। उन्होंने कांटेक्ट किससे किया, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर शॉप से, कंप्यूटर सर्विस एजेंसी से, ठीक है, किसी सर्विस या किसी शॉप से, या फिर इसको मैं शॉप भी बोल सकता हूं, ठीक है, किसी शॉप से कांटेक्ट किया, इसको मैं शॉप भी बोल देता हूं। अभी मुझे बताओ यहां तक समझ में आया, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। एक मिस्टर आर के हैं, उनका इंस्टीट्यूट है, उनके उस इंस्टीट्यूट के अंदर 15 कंप्यूटर्स हैं, 15 कंप्यूटर्स में प्रोसेसर लगा हुआ है i3, वो अपग्रेड करवाना चाहते हैं i7 में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांटेक्ट किया, अब वो i7 में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो वो किसको कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कांटेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर शॉप वाले को। अब कंप्यूटर शॉप वाला जो पर्सन है वो आया, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने, अब वो आया इंस्टीट्यूट पे, और इंस्टीट्यूट में जितने भी जो कंप्यूटर थे, 15 कंप्यूटर थे, 15 कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, वो सारे के सारे प्रोसेसर को उसने अपग्रेड कर दिया i7 में, ठीक है। तो उसने बिल देखो क्या दिया, बिल उसने दिया, ठीक है। अब बिल के अंदर उसने क्या लिखा, उसने जो प्रोसेसर i7 है, ठीक है, प्रोसेसर i7 उसने लगाया। तो प्रोसेसर i7 जब उसने लगाया तो कितने प्रोसेसर लगेंगे, 15 प्रोसेसर लगेंगे। और एक प्रोसेसर अगर मैं बात करूं, अगर एक प्रोसेसर की बात करूं तो एक प्रोसेसर है कितने का, लेट्स से 10,000 का है एक प्रोसेसर, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं 10,000 का है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,50,000, ठीक है। और उस पे उसने क्या किया, उसने फीस भी चार्ज करी,
जो भी उसने उसने जो अपग्रेड करेगा, अब वो प्रोसेसर तो 10,000 का था, बट उसने उसने काम भी तो किया है ना, अपना अपनी सर्विसेज भी तो दी हैं, तो उसमें सर्विसेज उसने दी कितने की, उसने 5,000, उसने सिर्फ 10,000 की सर्विसेज दी हैं, 10,000 की उसने सर्विसेज दी। टोटल बिल हो गया, अगर मैं टोटल बिल की बात करूं, टोटल बिल का अमाउंट हो गया यहां पे 1,60,000, 1,60,000 का बिल हो गया। अब एक चीज सुनो, सर यहां पे अब मैं रेट की बात कर रहा हूं, जीएसटी के रेट में आपको बता रहा हूं, जीएसटी रेट। यहां पे सर्विसेज का जो रेट है वो है 18%, वेयरएज जो प्रोसेसर का जो रेट है, जो प्रोसेसर का रेट है i7 का जो प्रोसेसर था जो लगाया है, उसका जो रेट है वो है 28%। मुझे बताओ 1,60,000 पे मेरा कितना जीएसटी बनेगा, कैसे जीएसटी लगाऊंगा मैं, मुझे ये बताओ। ये केस स्टडी है आपकी, आपसे पूछी मैंने। इस पे कितना लगेगा, तो इस पे लगेगा, मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, इस पे जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा, अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी लगेगा इस पे कितना, 18%, 18% जीएसटी लगेगा। अब क्यों 18% जीएसटी क्यों लगेगा, क्योंकि जो शेड्यूल 2 है आपका, शेड्यूल 2 ये बोलता है, शेड्यूल 2 ये बोलता है आपने आपने किया क्या है, आपने अपग्रेडेशन किया है। यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप अपग्रेडेशन कर रहे हो। तो अपग्रेडेशन में हो सकता है, ध्यान से सुनना, अपग्रेडेशन में हो सकता है कि आपका मटेरियल भी लगेगा और आपकी सर्विसेज भी लगेगी, दोनों लगेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम कंफ्यूज हैं कि इसको सर्विस माने या गुड्स माने। अगर गुड्स मानते हैं तो 28% लगेगा, सर्विस मानते हैं तो 18% लगेगा। तो शेड्यूल 2 हमारा कहता है कि अपग्रेडेशन को आपको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। तो यहां पे आप अपग्रेडेशन का काम कर रहे हो, जॉब वर्क नहीं है। जॉब वर्क का केस अलग था पीयूष, ये अपग्रेडेशन है। अगर आप शेड्यूल 2 देखोगे ना, तो शेड्यूल 2 के अंदर आपका जॉब वर्क भी दिया हुआ है और वो भी दिया हुआ है, अपग्रेडेशन भी दिया हुआ है। जॉब वर्क तो ये होता है कि किसी के पास अपना गुड्स भेजते हो आप, नहीं दीपांकुर, ये क्या कहते हैं, कंपोजिट सप्लाई का केस नहीं है। यह अपग्रेडेशन है, ठीक है। ये स्पेसिफिक केस है, स्पेसिफिक केस है। तो जब स्पेसिफिक केस आएगा तो स्पेसिफिक केस लगेगा, ठीक है। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई तो एक जनरल केस हो गए, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए स्पेशली, मैं अपग्रेडेशन की बात कर रहा हूं, अपग्रेडेशन के लिए स्पेशली लिखा हुआ है। अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन का आप शेड्यूल 2 में जाके देखना, स्पेशली लिखा हुआ है, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे तो रेट कितना लगाओगे, 18% लगाओगे। तो अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि अब देखो कोई लेमैन पर्सन होगा जिसने जीएसटी नहीं, जिसको जीएसटी में इतना एक्सपर्ट नहीं है, वो क्या करेगा, वो यही सारी गलतियां करेगा। वो 28% लगाएगा, 18% लगाएगा, हो सकता है कि दोनों भी लगा दे वो, ठीक है, कि सिर्फ प्रोसेसर पे वो लगा दे। तो अब वो कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकता है, वो एडवांस रूलिंग की हेल्प ले सकता है। एडवांस रूलिंग से उस पूछ लेगा कि देखो मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है, तो मुझे बता दो कि ये, मतलब जैसे दीपांकुर आप हो ना कंफ्यूज, जैसे आपको लगा था कि ये कंपोजिट सप्लाई है, तो इसलिए हो सकता है कि वो भी कंफ्यूज हो। तो अब वो क्लियर होना चाहता है पहले ही, ताकि बाद में पेनल्टी ना लगे। वो क्लियर क्यों होना चाहता है, क्योंकि बाद में अगर मान लो उसने कंपोजिट के रूप में अगर उसने कुछ कर लिया या कुछ गलत प्रोविजन लगा के उसने कर लिया, बाद में 2-3 महीने बाद पता लगा कि वो गलत ही कर रहा था, तो फिर पेनल्टीज उसको पे करनी पड़ेंगी ना बेवजह। तो दो तरीके हैं उसके पास, या तो किसी सीए से असिस्ट कर ले, किसी सीए का असिस्टेंस ले ले, एक तो ये तरीका है,
अगर वो सीए से असिस्टेंस नहीं ले सकता तो फिर वो क्या कर सकता है, फिर वो एडवांस रूलिंग का भी दरवाजा खटखटा सकता है। तो एडवांस रूलिंग में जो एडवांस रूलिंग के बंदे होंगे वो आपको क्या कहते हैं, रिटर्न में बता देंगे। और एक बार ही उन्होंने रिटर्न में बता दिया, जैसे उन्होंने रिटर्न में आपको बता दिया कि इसके ऊपर 18% का रेट आपको लगाना है, ये सर्विसेज माना जाएगा। तो कल को आप ये सोचो, कल को अगर मान लो कुछ गलत भी हुआ तो आप कम से कम एडवांस रूलिंग का आपके पास वो होगा, रिटर्न स्टेटमेंट होगी कि आप बोल सकते हो गवर्नमेंट को, देखो भैया आपने ही तो बोला है मेरे को ये करने के लिए, आपके पास प्रूफ है ना, आपके पास मिले प्रूफ हैगा, तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो इसका ये एडवांटेज है, एक तरह से ये समझ सकते हो आप। तो जब अगर पहले से ही फैसला हो चुका है एडवांस रूलिंग के अंदर, जो थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि रिड्यूस लिटिगेशन एंड कॉस्टली लीगल डिस्प्यूट्स। अच्छा, डिस्प्यूट्स कब होंगे, जब पहले क्लियरिटी नहीं होती। डिस्प्यूट्स तभी तो होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं बाद में, ठीक है, वो क्यों होते हैं, जब आप पहले से ही क्लियर नहीं होगे तभी तो डिस्प्यूट्स आते हैं। अगर आप पहले से ही क्लियर हो जाओगे एडवांस रूलिंग के हेल्प से, अगर आप पहले से ही क्लियर हो गए कि ये चीजें इस तरह से चलेंगी, इस तरह से सप्लाई माना जाएगा, इतना % रेट लगेगा, अगर आप पहले से ही बिल्कुल क्लियर हो तो क्या डिस्प्यूट्स होंगे, क्या उसके, जब डिस्प्यूट्स ही नहीं होंगे तो क्या वो उसकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। अब डिस्प्यूट्स होंगे तो भैया हो सकता है ना कि आपको एडवोकेट हायर करना पड़े, कोई सीए हायर करना पड़े, और तो उसके एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, तो कोर्ट में जाना पड़े आपको, है ना, और जीएसटी क्या कहते हैं ऑफिसर से मिलना पड़े, तो उसमें भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो उसको भी रिड्यूस करता है ये। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है, गिव डिसीजंस इन टाइमली, ट्रांसपेरेंट एंड इनएक्सपेंसिव मैनर। अब ये तो बिल्कुल ही बेकार पॉइंट था कि भाई जो डिसीजन है वो क्या दे देते हैं, वो टाइमली डिसीजन दे देते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो भैया ऐसा नहीं कि साल भर लगा दें, साल भर लगा के तुम रिप्लाई कर रहे हो तो क्या ही फायदा, है ना, तो टाइमली वो रिप्लाई कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट रिप्लाई होता है। तो ये तो बेकार ही पॉइंट था, मेरा समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं था। तो ये 4 पॉइंट थे जो नेसेसरी से रिलेटेड है। Now let's talk about when can one request for advance ruling। मतलब ऐसे कौन से केसेस होंगे और कौन सी चीजें होंगी जिसके रिलेशन में आप क्वेरीज पूछ सकते हो। हाँ पीयूष शर्मा, 5,000 ज्यादा है ऑब्वियसली, अब तो सीए से पूछ लो। तो ये आपके ऊपर है सारा का सारा, मतलब कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आपको एडवांस रूलिंग करवानी ही करवानी है। तो ये गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि हाँ कि अगर आप करना चाहते हो करवा लो, बट वही मैंने बताया ना कि लोग क्या करते हैं, लोग ऑब्वियसली यार जीएसटी वालों से पूछने से अच्छा, गवर्नमेंट वालों से पूछने से अच्छा वो कहेंगे यार इतने टाइम में रिप्लाई देंगे, तो डायरेक्टली सीए से असिस्ट करो ना, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें, जैसे कि सबसे फर्स्ट क्या है, अब बिल्कुल बेसिक थिंग है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको जैसे किसी की क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आ रही कि उस गुड्स की या उस सर्विसेज की क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कौन सी कैटेगरी के अंदर वो गुड्स आता है, ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इस चीज से रिलेटेड आप क्वेरी पूछ सकते हो उनसे, या फिर आप पूछ सकते हो कोई नोटिफिकेशन अगर कोई आया है, अगर कोई रीसेंट, जैसे जीएसटी टाइम टू टाइम कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकालते रहते हैं। जीएसटी जो काउंसिल है, अगर आप जैसे आप देखते होगे कि जब भी जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है, हर क्वार्टरली ना इनकी मीटिंग होती रहती है, और मतलब हर टाइम क्वार्टरली इनकी मीटिंग्स होती हैं। तो उन मीटिंग्स के अंदर ये क्या करते हैं कि ये जो भी डिस्प्यूट्स आ रहे होते हैं, क्या कहते हैं, इंडस्ट्री के अंदर, जैसे लेट्स से कि जैसे अभी लास्ट टाइम आया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंडस्ट्री थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी, तो वो ये चाह रहे थे कि जो जीएसटी रेट है ना वो आप कम कर दो। जीएसटी काउंसिल से वो चाह रहे थे कि अगर आप जीएसटी रेट कम कर दोगे ना तो एट द एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक कार्स का रेट कम हो जाएगा। देखो जैसे ही जीएसटी रेट, जैसे पहले जीएसटी रेट था मान लो 18%,
लेट्स से 18% था, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, अगर वो रेट 18% से 5% कर दिया जाए, ठीक है, अगर वो रेट 18% से 5% कर दिया जाए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि क्या आपको ये नहीं लगता कि वो जो जो प्रोडक्ट है, जो वो गुड्स है, क्या वो कंपैरेटिवली सस्ता हो जाएगा पहले से? जो कार पे पहले 18% का जीएसटी लग रहा था, अब वो 5% लग रहा है, तो वो जो कार है वो कंपैरेटिवली पहले से सस्ती हो जाएंगी, और जब सस्ती हो जाएंगी तो क्या उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? तो इसलिए इलेक्ट्रिक जो जो मैन्युफैक्चरर थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर थे जो भी, ठीक है, जैसे टाटा भी है, टाटा भी वन ऑफ है, शायद से उसकी भी कार आती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है उसका भी। तो अगर क्या कहते हैं, इन सब ने, पूरी इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया था काउंसिल से, तो काउंसिल फिर क्या करेगा, उसकी नोटिफिकेशन निकालेगा। तो अगर आपको नोटिफिकेशन निकाली, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि उसका इफेक्ट कैसे होगा, हमारे प्रोडक्ट पे कैसे होगा, तो उसके भी आप क्या पूछ सकते हो, आप उससे रिलेटेड भी क्वेरीज पूछ सकते हो एडवांस रूलिंग से। और सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट के अंदर, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन जो जीएसटी की आई है उसकी एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हो। या फिर आपको टाइम और वैल्यू समझ में नहीं आ रही। अब ये टाइम और वैल्यू का चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं, आपको भी पता है, टाइम ऑफ सप्लाई, उसका तो असाइनमेंट ही दिया हुआ है मैंने, है ना, टाइम ऑफ सप्लाई का मैंने असाइनमेंट ही दिया हुआ है। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, आप एडवांस रूलिंग से पूछ सकते हो। बट अब आपको तो समझ में आ गया कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, आपको असाइनमेंट भी दे दिया मैंने। वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेम वैल्यू ऑफ सप्लाई भी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो था सेक्शन आपका 15 था, जो कहता था कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड करनी चाहिए, तो वो सारी चीजें थी, तो वो आ गया। अगर आपको वो सब समझ में नहीं आ रहा, तो आप एडवांस रूलिंग से पूछ सकते हो। उसके बाद आपका कितना आईटीसी होना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होना चाहिए, वो भी आप पूछ सकते हो। या फिर अगर आपको लाइबिलिटी समझ में नहीं आ रही कि आपको कितनी लाइबिलिटी आपकी बनेगी, है ना, उस गुड्स और उस सर्विसेज के ऊपर कितना कितना लाइबिलिटी बनने वाली है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आप एक बार ही सर जस्ट रीड कर लो ना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा आपको लिखना क्या है। और अगर एग्जाम में मान लो आ जाता है कि क्या कहते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चंस, क्या कहते हैं, वन टैक्स पेयर कैन आस्क फ्रॉम एडवांस रूलिंग, तो इस तरह से, या रिक्वेस्ट फ्रॉम एडवांस रूलिंग, तो आप ये सारे क्वेश्चंस, आप ये वाले केसेस आप बता सकते हो। आप जनरल क्वेश्चंस है बिल्कुल, जो जो चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं वो सारे हैं जनरली। देखो टाइम ऑफ सप्लाई, क्लासिफिकेशन कौन सा चैप्टर था, सप्लाई वाला चैप्टर था। फिर उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर, फिर उसके बाद में लायबिलिटी कैलकुलेट करने का, टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अभी तो किया था हमने टैक्स लायबिलिटी वो टाइम ऑफ सप्लाई के साथ। फिर रजिस्ट्रेशन, हाँ उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं कराना, तो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, तो ये सारी क्वेरीज देख लो, ठीक है। और वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय द एप्लीकेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज विल रिजल्ट इन सप्लाई, मतलब वो सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, मतलब अगर आपने कुछ किया है तो उसको सप्लाई का चैप्टर पूरा का पूरा, सेक्शन 7। तो अगर आपने जैसे कुछ किया है, जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने फादर को, अगर मैंने अपने फादर को मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, मेरी दुकान नहीं है, मेरी कोई शॉप नहीं है, मैंने खरीद के, मार्केट से खरीद के मैंने अपने फादर को गिफ्ट कर दिया, क्या उसे सप्लाई मानोगे? नहीं मानोगे। सेक्शन 7 कहता है कि नहीं मानना उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आप ना तो इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हो, ना ही आप विद कंसिडरेशन कर रहे हो। तो जब आप कर ही नहीं रहे तो आप फिर आपको सप्लाई नहीं मानना, समझ गए? तो इस तरह से आपकी क्वेरीज अगर होंगी तो क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। बट अब आप हो चुके हो एक्सपर्ट, आपको पता होगा, ये छोटी छोटी क्वेरीज तो आपको पता ही होंगी, है ना। इतना मैं अज्यूम तो करूंगा ही कि आप इतनी छोटी छोटी क्वेरीज तो आपको पता ही होंगी कि उसका क्या सोल्यूशन होता है। अब उसके बाद क्या है कि आप प्रोसीजर क्या होगा इसका, तो प्रोसीजर उसका क्या होगा कि जब आप एप्लीकेशन सेंड करोगे, ठीक है, तो जो टैक्स ऑफिसर को जब ये एप्लीकेशन आपकी मिलेगी तो वो क्या करेगा, एक कॉपी उस एप्लीकेशन की कॉपी किसको फॉरवर्ड कर देगा, प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर को। प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर का मतलब हो गया कि जो ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है उस चीज के लिए, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो आगे फर्निश करेगा नेसेसरी रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है।
मतलब जो भी प्रेस्क्राइब ऑफिसर को आप अपॉइंट किया गया है, तो फिर अगर उसको अगर कोई रिक्वायरमेंट है किसी चीज से रिलेटेड, तो किसी रिकॉर्ड्स वगैरह, अगर मान लो आपने कोई क्वेरी भेजी और वो क्वेरी आपकी, कभी कभार ऐसा होता है ना, आपने कोई क्वेरी भेजी है तो मुझे क्वेरी समझ में नहीं आती, तो मैं क्या कहता हूँ कि और कुछ बताओ। तो और कुछ भी अगर उसको नेसेसरी होगा, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपसे वो पूछ सकता है। अब इसका प्रोसेस, एडवांस रूलिंग का प्रोसेस, सबसे पहले जो एडवांस रूलिंग कौन सी अथॉरिटी है वहां पे, जो जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी अथॉरिटी है जिसको एडवांस रूलिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है, वो कौन सी अथॉरिटी है एक बार ही देख लेते हैं। एन एडवांस रूलिंग इज फर्स्ट सेंड टू अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। मतलब उस एडवांस रूलिंग, अरे यार उसका नाम ही एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, समझ गए? उसका नाम ही क्या है? ये तो कैसा क्वेश्चन हो गया? ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का, जो एडवांस रूलिंग जो करती है उसका नाम क्या है? उसका नाम ही एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है। बट यहां पे एक ध्यान देने वाली एक चीज क्या है कि अगर आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से के डिसीजन से, बट एक चीज ध्यान रखना, अगर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया कि जैसे उसने बोल दिया आपको कि अब 18% आपको रेट लगाना है, या फिर वो सप्लाई है, तो फिर आपको करना पड़ेगा वो चीज। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एक डिसीजन दे दिया ना। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एक तरह से कोर्ट है, एक तरह से उसको कोर्ट की तरह एज्यूम करो कि अगर आपने कोर्ट से कोई रिक्वेस्ट किया है और कोर्ट ने आपको कोई डिसीजन दिया है कि आपको ऐसा करना है, तो यू आर बाउंड टू डू दैट, आपको करना पड़ेगा। आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि आपको करना पड़ेगा। बट अगर आप उसके डिसीजन से हैप्पी नहीं हो, जैसे एडवांस रूलिंग के डिसीजन से आप हैप्पी नहीं हो, तो यू आर अनहैप्पी, देखो यहां पे लिखा हुआ अनहैप्पी विद द एडवांस रूलिंग, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपील कर सकते हो। मतलब एक होता है ना कि यार एडवांस रूलिंग से आप पूछने गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपने एडवांस रूलिंग से पूछने गए, एडवांस रूलिंग ने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो आप उस चीज से खुश नहीं हो आप, तो आप कोई ऐसा तो बंदा होना चाहिए ना जिसके सामने आप रो सको, ठीक है? कि आप किसी से आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपने डिस्कस किया, लेकिन ऐसे बंदे से डिस्कस कर दिया कि उसने सॉल्यूशन ही इतना बेकार दिया है, तो अब आप किसके पास रोते रोते जाओगे? आप रोते रोते जाओगे अपीलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो समझ में आ गया? अगर आप ARA एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, अगर आप ARA से आप हैप्पी नहीं हो, तो आप किसके पास जाओगे? आप AAR के पास जाओगे, AAR। तो अपीलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ये याद रखना, आप AAR के पास जाओगे। If you are not happy with the decisions of ARA, then you will go to AAR। ठीक है? अच्छा, फॉर्म कौन सा होता है एडवांस रूलिंग का? फॉर्म होता है ARA 01, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी 01, इसका फॉर्म होता है। मतलब अगर आपको एडवांस रूलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछनी है, तो कौन से फॉर्म के अंदर पूछोगे? आपको ये ऑनलाइन ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। अब किसी ने ये क्वेरी नहीं पूछी कि ये वाले फॉर्म मिलेंगे कहाँ पे, ये वाले फॉर्म जो मिलते हैं ये ऑनलाइन मिलते हैं। जो जैसे मैं आपको पोर्टल दिखा रहा था ना, जीएसटी का पोर्टल दिखा रहा था, लॉगिन करके मैंने दिखाया था एक पोर्टल, ठीक है? तो उसी पोर्टल पे जब आप लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, जीएसटी ARA 01। तो अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है, आपको एडवांस रूलिंग करवानी है, तो आप उस फॉर्म को भरोगे, अपनी क्वेरी सारी डिटेल्स वगैरह दोगे और 5000 की फीस भरोगे, ठीक है? बट एक चीज ध्यान रखना, देखो यहां पे क्या है, आपने अगर कोई एडवांस रूलिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, और 5000 भी भरे आपने, बट अथॉरिटी के पास राइट है कि वो आपके जो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है, आपकी जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने क्वेरीज तो भेजी, लेकिन फुद्दू वाली क्वेरी भेज रहे हो, ठीक है? आपने एडवांस रूलिंग के पास कोई क्वेरी तो भेज रहे हो, लेकिन कोई ऐसी क्वेरी भेज रहे हो जो रिलेवेंट ही नहीं है। जैसे आपने कुछ टेढ़ी मेढ़ी क्वेरी पूछ ली, मजे लेने के लिए पूछ लिया, है ना? वैसे तो जर्नली नहीं होगा, लेकिन उन्होंने देखो एक लॉ के अंदर सारी चीजें दी होती हैं। जैसे आपने पूछ लिया कि मैं
मैं रोड को बेच रहा हूं या फिर मैं हवा को बेच रहा हूं, तो उस पे कितना टैक्स होगा। तो मतलब अगर आप फालतू की क्वेरीज पूछने लगे हो तो वो क्या कर सकते हैं, अथॉरिटी के पास राइट होता है कि वो रिजेक्ट कर देंगे या फिर वो एडमिट भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनको उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो एडमिट कर लेंगे, रिजेक्ट करना चाहिए तो रिजेक्ट कर लेंगे, तो आपकी 5,000 की फीस मारी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। तो बस यही था आपका एडवांस कोडिंग का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपील एंड रिवीजन है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा।